हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, आप लोगों का बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो आप लोगों का सेंटर एग्जाम का डेट निकला है वह 15 नवंबर से निकला है। तो इसीलिए हम लोग साइंस मॉडल पेपर के VBI क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। जो आप लोगों का सेंटर एग्जाम होगा तो साइंस के जो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा ना, वह सभी क्वेश्चन में जो यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ इन दिनों में, वह सभी क्वेश्चन आपको छप्पे के छप्पे मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जो कोई भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो सेंटर एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, तो अगर वायरल प्रश्न आप लोगों को चाहिए ना, तो इसलिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी सबसे पहले अगर वायरल होगा ना क्वेश्चन, तो सबसे पहले आंसर की यहीं पर मिलाया जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साइंस मॉडल पेपर का पहला जो क्वेश्चन है वह है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। यह VBI क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव में लिया जाता है। तो किसका लिया जाता है? तो यह लिया जाता है अवतल दर्पण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? संबंध की संबंध होता है f इक्वल टू r बटा में 2, और f इक्वल टू r बटा में 2 कहाँ है? तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। अपवर्तनांक पूछा गया है कि किसका अधिक है, ठीक है। तो ये मैंने चैप्टर वाइज में करवाया था कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है ना वो किसका होता है, तो वो हीरा का होता है। कितना होता है? तो 2.42। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। मतलब क्या कि किसी भी चीज को देखने के लिए स्पष्ट न्यूनतम मतलब कितना दूरी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बार बार करवाया आप लोगों को क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कितना होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और आप लोग इसे याद करते चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। मतलब कि कोई ये प्रिज्म होता है तो यहां से क्या है कि श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त होना जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा जो रंग होगा ना वह सबसे कम भी मतलब कि झुकता है। तो कौन झुकता है? तो वह लाल रंग जो है ना वह कम झुकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन पूछे कि सबसे ज्यादा कौन झुकता है, तो वह बैगनी रंग झुकता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष के किस लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो ये मैंने बताया है। इसका ट्रिक क्या कि जब आप लोग निकट पढ़िएगा ना, निकट और लास्ट में आता है, निकट और लास्ट में आता है, तो अ से क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर दूर का पूछे तो उत्तल लेंस। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या? R इक्वल टू होता है अपन, ठीक है। तो ये क्या है कि लंबाई पर भी निर्भर करता है और एरिया पर भी निर्भर करता है। यानी तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो मैंने बताया है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अपसारी, तो अपसारी किसे कहते हैं? तो अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध यानी क्या कि R का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा क्या कि ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा। तो हमें R का मान चाहिए, तो R का मान क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो ये कहां पर दिया हुआ है? तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में कि R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पे आई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, या विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटती है, या हर एक विद्युत रोधन वाली तार प्रायः विद्युत में तार होता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है ना वह सत्य नहीं है, तो वो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त से नियम से बाएं हस्त का माध्यम संकेत करता है। यानी कि जो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम होता है तो उसका मध्यम उंगली यानी जो ये वाला होता है वह किसमें, वह क्या संकेत करता है, तो वह जो संकेत करता है बाएं हस्त का जो होता है वह संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा को। किसको, तो विद्युत धारा की दिशा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यानी कि सपोज कि क्या है कि यह कोई चुंबक है, ठीक है, यह कोई एक चुंबक है, तो चुंबक के भीतर इसकी दिशा क्या होता है, तो चुंबक के भीतर जो दिशा होता है ना वह होता है दक्षिण से क्या कहें कि साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। लेकिन अगर बाहर से पूछे तो बाहर से कितना होगा, तो वो होता है नॉर्थ से साउथ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है कि नाभिकीय ऊर्जा जो होता है उसका स्रोत कौन सा है। तो ये तो बहुत ईजी, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है यूरेनियम। कौन सा होता है, तो यूरेनियम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 14 में है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर से आ चुका है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ऋणात्मक, और यहाँ पर क्या है कि धनात्मक। तो धनात्मक वहां पर क्या बताया था, तो उत्तल लेंस का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस का क्या था, धनात्मक, और अवतल लेंस का क्या था, तो ऋणात्मक। आप लोग इसे कैसे भी कर याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि दूर दृष्टि दोष। तो दूर के लिए क्या बताया था कि दूर ऊ आता है ना लास्ट में, तो उसे क्या जाएगा, तो उत्तल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस, और निकट के लिए तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि दांडी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है। दांडी बनाने वाले दर्पण में कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 17 में है कि श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरण का विचलन अधिकतम होता है। फिर से वही है, मैं इसके पहले वाले जो पूछा गया था उसमें क्या था कि सबसे कम, अब यहाँ पर क्या है कि सबसे अधिक। तो क्या बताया कि सबसे अधिक कौन विचलित होता है, तो वो होता है बैगनी, और सबसे कम पूछे तो कौन होगा, तो लाल। तो आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, यानी जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू पूछा है कि एफ का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना वह होता है 0। ठीक है, कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन अगर क्षमता पूछे ना कि क्षमता कितना होता है, तो क्षमता आप लोग याद रखिएगा कि 0 होता है। ठीक है, क्षमता 0 और फोकस दूरी पूछे तो अनंत। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। मतलब क्या है कि कोई भी अगर एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसा ही तो बनता है, तो अगर उसमें पूछ रहा है कि कहां पर वस्तु को रखा जाए कि उल्टा बने, वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या कि इसके लिए 5 कंडीशन होता है। तो पांचों कंडीशन में यह कहां पर रहेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि वह करता है केंद्र पर। कहां, वह करता है केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। यानी आप लोग रात में देखते हुए कि तारे क्या होता है कि टिमटिमाते हुए आप लोगों को दिखता होगा ना, तो उसके बताइए कि तारे के टिमटिमाने का उसका कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का जो
कारण होता है ना, वह कारण क्या होता है, तो वह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब क्या है कि जो मानव हमारा नेत्र होता है उसके लिए, दृष्टि के लिए, जो देखने के लिए अस्थायित्व कितना होता है, तो हमारे नेत्र के लिए जो अस्थायित्व होता है ना, ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। वह कितना होता है, तो 1/10 सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल लेंस से जो बनता है, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, तो वह क्या होता है, क्या सीधा और आवर्धित होता है, उल्टा और आवर्धित, समान होता है, सीधा और हरांशित होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, कि वो हो जाएगा कि सीधा और हरांशित बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 23 तो सीधा फॉर्मूला है कि अवतल लेंस के आवर्धन एम बराबर होता है। आवर्धन एम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैंने बताया है आपको। क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसे v से डिनोट करते हैं, बता में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई यानी u से डिनोट करते हैं, तो v बटा में u जो हो जाएगा ना, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है निम्न में से कौन से पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब कि किस पदार्थ से हम लोग लेंस को नहीं बना सकते। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको मालूम होना चाहिए कि किससे नहीं बना सकते। क्या जल से नहीं बना सकते, क्या कांच से, क्या पीतल से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किससे नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग पीतल से नहीं बना सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पीतल जो होता है ना, वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। कहा है कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके कितने नियम होते हैं, यही पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में कि प्रकाश के परावर्तन और साथ ही परावर्तन के साथ क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन, दोनों के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो हमारे नेत्र पर बनता है, आंखों पर बनता है, तो नेत्र के किस भाग पर बनता है, यही आप लोगों से पूछा गया। तो ये मैंने बार बार बताया किस पर बनता है, तो यह रेटिना पर बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, यानी जो हमारा घर है, हम लोगों का घर में बिजली आता है, ठीक है, बिजली का यूज भी हम लोग करते हैं, तो बिजली जो आता है वह कितने का होता है। क्या वह प्रत्यावर्ती होता है, मतलब 220 वोल्ट का दृश्य धारा होता है, या 12 वोल्ट पर दृश्य धारा होता है, या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, या 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो कौन सा धारा होता है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा क्या कि 220 वोल्ट का क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या है कि एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट आप लोगों ने सुना होगा, तो वही एसी करंट। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वो आप लोगों का केमिस्ट्री से है कि काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यही आप लोगों से पूछा गया है। क्या CaOH का होल ट्वाइस होता है, या CaO होता है, या CaCO3 होता है, या CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है। तो काली चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वह होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, काली चूना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 में है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन से गैस मुक्त होता है। मतलब जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। क्या ऑक्सीजन होता है, क्या हाइड्रोजन होता है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, या ओजोन होता है। तो कौन सा गैस होता है, तो वह होता है ऑक्सीजन। कौन सा गैस मुक्त होता है, तो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो O2 से डिनोट करते हैं। आप लोग इसे भी
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है NaHCO3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है Na2CO3 × 10H2O, यह किसका होता है? तो ये होता है सोडा का। ठीक है, किसका होता है? तो ये होता है सोडा का। जो आप लोगों ने धोने का सोडा सुना होगा ना, तो धोने का सोडा का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि कौन से पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब पूछा गया है कि अगर कोई नीला लिटमस पत्र है तो उसको अगर कोई पदार्थ लाल कर देता है तो वह पदार्थ कौन सा होगा। ठीक है, तो ये मैंने अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में आप लोगों को अच्छी तरह से समझा के बताया था कि अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह कौन सा होता है, तो वह होता है अम्ल। कौन सा होता है, तो वह होता है अम्ल। अगर पूछे कि लाल को लिटमस में चेंज कर देता है तब वो कौन सा होगा, तो वो होगा क्षार। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान है। यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। क्या है कि यह बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे MgOH का होल ट्वाइस होता है, जिसका फॉर्मूला। तो पूछ रहा है कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 10.5। कितना होता है? 10.5। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा धातु चमकीला है। बताना यहाँ पर कि कौन सा धातु जो है ना वह चमकीला होता है। तो धातु होते भी जो चमकीला होता है ना, वह होता है कौन? तो होता है आयोडीन। कौन होता है? आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन जो है ना वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। इन चारों में से अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो इन चारों में जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है ना, वह है Na यानी सोडियम। Na मतलब क्या होता है? सोडियम। आप लोग याद रखिएगा, या आप लोगों से ना डिनोटेड भी कहीं पूछ लिया जाता है, तो सोडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन यानी O2 जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। तो इसका पूछ रहा है कि 12वीं कक्षा में कितना होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि 2, 6, यही तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कितना होता है बाहर में, तो होता है 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है कि ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनॉन क्या है कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। मतलब कि इसका क्रियात्मक समूह कौन सा है। जैसे कि अल्कोहल होता है तो उसका क्या होता है? अल्कोहल। जो इथेनॉल ये सब पूछेगा तो उसमें क्या होता है कि अल्कोहल होता है। तो उसी प्रकार ब्यूटेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह है। तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है ना, वो है कीटोन। कौन सा है? तो कीटोन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीटोन। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। धातु यहाँ पर होगा और यह VBI क्वेश्चन है। यह तो आप लोगों के सेंटर एग्जाम में टकराएगा ही टकराएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अभी के अभी कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्या तांबा का है, क्या लोहा का है, क्या एल्युमिनियम का है, या मैग्नीशियम का है। तो संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये जो अयस्क है ना, यह है किसका? तो यह एल्युमिनियम का। किसका है? तो एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम को लोग किससे डिनोट करते हैं? तो Al से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु संख्या पूछे तो 13 होता है। मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने सेंटर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर उठा सके। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? सीधा फॉर्मूला है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला यही तो होता है और ये कहां पर दिया हुआ है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CnH2n।
क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते ना, तो क्वेश्चन नंबर 39 तो बहुत ईजी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आवर्त की संख्या मतलब क्या कि जो ये सूता हुआ लाइन है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में, उसकी संख्या कितना है, तो वर्ग का जो संख्या होता है वह कितना होता है, तो 18 होता है। और आवर्त की संख्या कितना होता है, तो होता है 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। लेकिन वर्ग का पूछे तो कितना होता है, तो होता है 18। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, 40 में इस प्रकार से कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। मतलब क्या है कि जो वर्ग होता है अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ऐसे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो उसमें परमाणु आकार क्या होगा, परमाणु साइज बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु साइज क्या होता है कि परमाणु साइज बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि परमाणु साइज बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पर होती है। कह रहा है कि सल्फर जो परमाणु होता है सल्फर, इसमें पूछ रहा है कि 72 कक्षा में, जैसे कि ऑक्सीजन में ने बताया कि 6 होता है, उसी प्रकार सल्फर में कितने 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इसमें जो होता है ना वो होता है 16। कितना होता है, तो 16 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 16 होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनमें से चारों में से मतलब कि कौन सा है। तो इन चारों में से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना वह कौन सा है, तो वह है CH2H। कौन सा है, तो CH2H। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 43 में कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन जिसे O2 से डिनोट करते हैं कितना है, तो परमाणु संख्या 8 होता है। और 8 में क्या है कि 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और 6 को अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो संयोजकता तो 2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि अम्लीय या आलीय नहीं होगा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। जो अम्लीय वर्षा, मानिए कि अम्लीय वर्षा होता है तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, तो उसका जो पीएच मान होना चाहिए ना होना चाहिए 5.6 से कम। 5.6 से क्या है कि अम्लीय वर्षा के लिए कम होना चाहिए पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं ना तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्या है कि टॉर्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। पूछा गया कि टॉर्टरिक अम्ल जो है ना वह किस में पाया जाता है। तो टमाटर, पहला ऑप्शन है टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में पूछा है तो संतरा में कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में तो एस्कॉर्बिक अम्ल, और इमली में कौन सा है, तो टॉर्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इमली। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनते हैं कहे जाते हैं। मतलब कि वह तत्व जो दूसरों को धनात्मक, मतलब कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे देता है और वह धनात्मक पा जाता है। जैसे कि सोडियम, सोडियम के पास क्या है 11, वह 1 दे देता है तो वह होता है सोडियम। Na+ होता है तो यह क्या है, तो यह एक धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धातु। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर तो मालूम ही होना चाहिए। क्या है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा पर हम लोग जिंक लेपित करते हैं तो वह उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या विद्युत लेपन करना कहते हैं, क्या संचारण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो उस पर जब लोहे पर जो जिंक लेपित किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसे संचारण से बताया जा सके, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 में है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन जो है ना वह सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिक इन चारों में से जो यहाँ पर हो जाएगा ना वह हो जाएगा CH4। कौन सा हो जाएगा, तो CH4। और CH4 का अगर नाम पूछे तो कौन सा है, तो यह है मीथेन। कौन है, तो मीथेन है। राइट, आप लोग याद रखिएगा CH4 क्या है, तो मीथेन।
क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49, तो ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए और स्पेशली गर्ल्स को, ठीक है। क्या कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, यानी जो आभूषण यानी ज्वेलरी जो औरतें पहनती है, जो लेडीज पहनती है, वो आप पूछ रहा है कि सोना जो बनता है वो आभूषण कितने कैरेट का होता है, क्या 24 कैरेट का होता है, क्या 16 कैरेट का होता है, या 22 कैरेट का, या 15 कैरेट का होता है, कितने कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना, वो होता है 22 कैरेट का। याद रखिएगा, जो सोना औरत लोग पहनती है वो कौन सा कैरेट का होता है, तो 22 कैरेट का होता है। लेकिन अगर प्योर सोना पूछे कि कितने कैरेट का, तो वह 44 कैरेट का होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और बाकी जो कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। और लगातार ऐसे ही सेंटअप एग्जाम के लिए तैयारी यहां पर चलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 50 में क्या है दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्कृष्ट तत्व कौन सा है, मतलब कि नोबल गैस, मतलब कि जो आप लोगों का वर्ग नंबर 18 है ना, तो 18 का इनमें से कौन सा तत्व है, ठीक है। तो 18 का कौन सा तत्व है, तो वह है आर्गन। कौन सा है, तो आर्गन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग अगर इस क्लास का PDF चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जाकर वीडियो को ले सकते हैं।